हेलो बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बढ़िया हो गया होगा आपका पेपर और 1 से 25 तक क्वेश्चन का डिस्कशन आपने देख लिया होगा। ये G5 कोड है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स का डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ, तो फटाफट से आ जाइए और देखिए और समझिए कौन से आपके क्वेश्चन सही हुए और कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं हमसे? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए होगा, वहाँ गॉस लॉ है वो। तो ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा हुआ है ओवर अ सरफेस देन, है ना। तो ई डॉट डी का क्लोज इंटीग्रल 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा? चार ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, जरूरी नहीं है। हमें केवल इतना पता चल रहा है कि टोटल फ्लक्स 0 है। दैट मीन्स जितनी लाइंस अंदर एंटर करी हैं और जितनी लाइंस बाहर एग्जिट करी हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए, जो कि हमसे ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 तो सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, कोई जरूरी नहीं है दादा। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, कोई जरूरी नहीं है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के बेस्ट आंसर ऑब्वियसली है आंसर नंबर 2। कोई कंफ्यूजन किसी को भी इसमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन YDAC से पूछा गया, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। कहता है इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स देन द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस का क्या होगा? एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस का क्या होगा, है ना। एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस का क्या होगा? तो YDAC में ये अगर मेरी स्क्रीन है और ये मेरी स्लिट्स है ना, और ये है अगर हमारी रेफरेंस लाइन, ऐसा अगर ये हमारी रेफरेंस लाइन है तो जो फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ बना, फिर सेकंड मैक्सिमा बनेगा, तो जो पैटर्न बनेगा स्क्रीन पर वो पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। जो पैटर्न स्क्रीन पर बनता है ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न बनता है ना। और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस की बात हो रही है। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस के बीच की एंगुलर सेपरेशन की बात हो रही है। तो दैट मीन्स अगर मैं ये और ये, है ना, और ये इन पोजीशंस की बात करूं तो इनको हम एंगुलर सेपरेशन जैसा कुछ बोलेंगे। हेंस अगर हम इस एंगल थीटा को अगर देखें तो चूंकि इस जगह पर क्या बन रहा है? फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, तो क्या डी साइन थीटा की जो वैल्यू है क्या वो λ/2 के बराबर रही होगी। थीटा अगर मैं छोटा ले लूं तो थीटा की वैल्यू λ/2d आ जाएगी। तो जो थीटा है वो थीटा λ/2d जैसा है, λ/2d जैसा है। क्या आप देख रहे हैं कि इसमें कैपिटल डी कहीं भी नहीं आ रहा है? कैपिटल डी का टर्म कहीं भी नहीं आ रहा है। तो एंगुलर सेपरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बिल्कुल सही बात कही है? बिल्कुल सही बात कही है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज डिक्रीजेस। वेवलेंथ बढ़ा दोगे तो व्हाट विल हैपन टू थीटा? थीटा विल इंक्रीज, तो एंगुलर सेपरेशन इंक्रीज करेगा। उसने क्या बोल दिया? उसने बोल दिया डिक्रीज करेगा। क्या इस वजह से ये गलत हो गया है ना? तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया 4। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। दो बैटरीज आपको दिखाई दे रही हैं जो एक दूसरे के अपोजिट लगी हुई हैं, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट की। हेंस इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। और सर्किट में जो करंट मूव करेगा वो बड़ी बैटरी की वजह से चलेगा। तो सर्किट में करंट कुछ इस प्रकार से ऐसे 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 चल रहा होगा, है ना। सर्किट में चलता हुआ करंट अगर आई है तो अब अगर हम आई की वैल्यू निकालना चाहें तो नेट ईएमएफ कितना हो गया? 5 डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, 7 8 9 और 1 10, तो 10, है ना। सो दैट मीन्स कितना? 1/2 एम्पियर्स। तो सर्किट में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? हाफ एम्पियर। दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। 0.5 का एक ही ऑप्शन है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर बना, है ना। ऑप्शन नंबर 3 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। देखो ए से बी की तरफ 0.5 एम्पियर, एकदम आसान। इससे आसान क्वेश्चन कोई क्या पूछ सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में? बताइए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो मुझे उम्मीद है कि तुम सब लोगों ने इसको, जिन लोगों ने पेपर लिखा है, जरूर से कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बोनस हो गया है। क्यों बोनस हो गया है? क्योंकि जो आंसर है और जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बोनस होने जैसा ऐसा कुछ था नहीं इसमें, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया और ऑप्शंस जो है वो गड़बड़ कर दिए। रूट और होने चाहिए थे, तब ठीक हो जाता। तो क्या कहता है? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r। तो हम जानते हैं सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 2/5 mr²।
तो 2/5 mr² है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको मैं mk² से इक्वेट कर दूंगा तो क्या मुझे k की जो वैल्यू आएगी वो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। हेंस देखो k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू आ रहा है √2/5 r, ये आ रहा है k का वैल्यू, है ना, सॉलिड स्फीयर के लिए। और टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन होलो स्फेरिकल शेल, तो ये तो था, मान लेते हैं k1 किसके लिए है, सॉलिड स्फीयर के लिए था। अब दूसरी चीज क्या है, होलो शेल ऑफ सेम मास सेम रेडियस, तो शेल, तो अब अगर हम शेल की बात करेंगे तो शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2/3 mr², और उसको हम k इक्वेट कर दें, तो यहां से k2 की वैल्यू निकालें विच इज √2/3 r, तो k2 विल कम आउट टू बी √2/3 r, है ना। और अब क्या चाहिए था उसको, रेशियो चाहिए था k1:k2 का, तो k1:k2 का रेशियो निकालूंगा तो √3:5 आएगा। क्या आएगा आंसर, ये आंसर नहीं, आंसर आना चाहिए था √3:5, है ना, तब ये सही हो जाता। इस वजह से क्या करना पड़ जाए, इस क्वेश्चन को बोनस करना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन बोनस जाएगा, जा ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। 12 volt 60 watt lamp is connected to secondary of a step down transformer whose primary is connected to an AC means of 220 volts. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? तो प्राइमरी में आपको वोल्टेज दे दिया है और प्राइमरी में करंट पूछा है और आपसे कहा है कि ट्रांसफॉर्मर आइडियल है। तो क्या हम जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो होता है जिसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। दैट मीन्स प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की पावर आपस में बराबर होती है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हम अच्छे से जानते हैं कि प्राइमरी की जो पावर है IP इंटू VP और सेकेंडरी की जो पावर है IS इंटू VS, ये आपस में बराबर होती है। ठीक, तो अब क्वेश्चन है में क्या क्या दिया हुआ है, 12 वोल्ट का लैंप है तो हमें VS दिया हुआ है और पावर दी है 60 वॉट, तो क्या हम इसका करंट निकाल सकते हैं क्या, इन दोनों डेटा का इस्तेमाल करके क्या मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पावर होता है करंट इंटू वोल्टेज, है ना। तो यूजिंग पावर इज इक्वल टू I इंटू V, तो पावर की वैल्यू कितनी है 60, करंट की वैल्यू हमको निकालनी है और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 12, है ना। तो करंट कितना आ गया 5 एम्पियर्स, तो 12 5 से 60, करंट आ गया 5 एम्पियर्स। ये कौन सा करंट है, ये कौन सा वाला करंट है, ये सेकेंडरी का करंट है ना। तो सेकेंडरी में जो करंट है, ये वाला जो करंट है सेकेंडरी में जो करंट है वो कितना है 5 एम्पियर्स, इनटू सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो कितना है 12 वोल्ट, है ना। प्राइमरी में जो वोल्टेज है वो है 220 और प्राइमरी में जो करंट है वो आपसे पूछा जा रहा है ना, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो IP विल बी इक्वल टू 12 5 से उधर 60 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 220, ये कटा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 11, तो 0.27 के आसपास आंसर आएगा। अगेन एग्जैक्ट कैलकुलेशन कोई जरूरत नहीं है, 0.3 से कम आंसर आएगा, है ना, तो 0.27 के आसपास आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। फेयरली इजी, काफी इजी क्वेश्चन है। अच्छा जी, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। तो लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर, है ना। तो हवा में जो लाइट चली है, एयर में जो लाइट चली है, एयर में किस स्पीड से चल रही होगी c स्पीड से, तो c इंटू t1 की जो वैल्यू है वो है x, एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम, है ना। तो हम जानते हैं कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज c डिवाइडेड बाय मीडियम में उस लाइट का वेलोसिटी इन दैट मीडियम, है ना, करेक्ट है। तो मीडियम में जो वेलोसिटी होगा क्या वो c बाय म्यू हो जाएगा, तो मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट का दैट वुड बी लाइक c डिवाइडेड बाय म्यू, और c बाय म्यू की वेलोसिटी से t2 टाइम में 10x चला, तो c बाय म्यू की वेलोसिटी से t2 टाइम में कितना चला 10x चला, है ना, 10x चला। इन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड कर दें तो म्यू टाइम्स ऑफ t1 बाय t2 की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 1/10। म्यू टाइम्स ऑफ t1 बाय t2 की वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/10, है ना। अब हमसे क्या पूछा है, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है कि हम जानते हैं कि साइन थीटा c इज इक्वल टू 1/म्यू होता है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से 1/म्यू की वैल्यू निकालते हैं, 10 उधर ले जाते हैं, म्यू उधर ले जाते हैं, तो 10 t1 बाय t2 is 1/म्यू and 1/म्यू is sin theta c, so this should be equal to sin theta c।
तो क्रिटिकल एंगल थीटा से कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 10t1/t2, साइन इनवर्स ऑफ 10t1/t2, आंसर आ गया फर्स्ट। समझ गए, एकदम आसान, एकदम इजी है। अच्छा जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेच्ड बाय वेट W अटैच्ड टू इट्स फ्री एंड। तो क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है कि ये रही सीलिंग और ये रहा वायर, और इस वायर से कोई W वेट लटका दिया गया है। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेच्ड बाय वेट W अटैच्ड टू इट्स फ्री एंड। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द वायर इज। तो हमें बता देना है कि व्हाट वुड बी द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, है ना। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो एरिया कितना है, A है, और जो टेंशन डेवलप होगी वो किसके बराबर होगी, इस वायर में जो टेंशन डेवलप होगी क्या वो W वेट के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। हेंस स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस दैट वुड बी फोर्स जो कि है W डिवाइडेड बाय एरिया जो कि है A, है ना। तो क्या आंसर आ गया, W/A, विच इज योर आंसर नंबर 3। बहुत आसान, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड है। और देखिए 33, a Carnot engine has an efficiency of 50% when its source is at a temperature of 327, then the temperature of sink would be equal to। तो क्या हम कार्नोट की एफिशिएंसी का टेम्परेचर क्या का फॉर्मूला सोर्स और सिंक के रूप टेम्परेचर के रूप में जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, है ना। तो कार्नोट की जो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स इनटू 100, अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो, है ना। ये है कार्नोट की परसेंटेज एफिशिएंसी की कहानी। तो 1 माइनस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स इनटू 100। क्या टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही लेना चाहिए, ठीक है। तो उस 100 को इधर ले आएंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी 50% की है ना। तो यहाँ 50 डिवाइडेड बाय 100 दैट मीन्स 1/2 आएगा। 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिंक हमें निकालना है, और टेम्परेचर ऑफ सोर्स है 327, इसमें 273 जोड़ देते हैं सो दैट ये केल्विन में बदल जाए। तो 7 3 10, 7 8 9 10, 3 4 5 6, कितना हो गया, 600 केल्विन हो गया। तो सोर्स का टेम्परेचर है 600 केल्विन, सही है, करेक्ट है। हेंस T डिवाइडेड बाय 600 की वैल्यू आ रही है 1/2। सो टेम्परेचर ऑफ सिंक की वैल्यू आ जाएगी कितना, 300 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक की वैल्यू 300 केल्विन। उसने आंसर किस में दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है। तो क्या हम जानते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज बेसिकली 300 केल्विन। तो क्या राइट आंसर मेरा 2 हो जाएगा, है ना। राइट आंसर वुड बी 2, ठीक। अच्छा जी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, देखो जरा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेटल वायर हैज अ मास दिस, रेडियस दिस एंड लेंथ दिस, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी। डेंसिटी में एरर निकालना है भाई, हाँ। और डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और मेटल वायर है, उसका रेडियस दिया है और लेंथ दिया हुआ है, तो वॉल्यूम हो जाएगा कितना, πr² इंटू L। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें एरर निकालना है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि एरर निकालने से पहले हमें पहले लॉग लेना होता है, फिर डिफरेंशिएट करना होता है। तो हम इस स्टेप का लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा लॉग ऑफ रो इज इक्वल टू लॉग ऑफ m, है ना, लॉग ऑफ m माइनस ऑफ लॉग ऑफ पाई माइनस ऑफ लॉग ऑफ पाई माइनस ऑफ 2 log r माइनस ऑफ log l, है ना। ये हम लॉग लेंगे तो आएगा। और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा d रोहो बाय रोहो इज इक्वल टू dm बाय m। लॉग पाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और चूंकि हम एरर निकाल रहे हैं इसलिए सारे नेगेटिव्स को पॉजिटिव कर लेंगे। तो +2 टाइम्स ऑफ dr बटे r प्लस dl बाय l, ठीक है। अब देखिए dm, मास में एरर कितना है, मास में एरर है 0.002, और मास की खुद की वैल्यू कितनी है 0.4। हेंस ये जो रेशो है, ये रेशो हो गया 0.002 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ dr बाय r। dr इज 0.001, r इज 0.3, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.001 डिवाइडेड बाय 0.3
प्लस DL लेंथ में एरर है कितना 0.02 और लेंथ कितनी है 5। ठीक है, ये है डी रो बाय रो और हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो क्या 100 से और मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 इंटू डी रो बाय रो विल गिव यू परसेंटेज एरर, विल गिव यू परसेंटेज एरर। सो ये पूरी चीज को हम किससे और मल्टीप्लाई कर दें भाई, 100 से और मल्टीप्लाई कर दें, तो इस पूरी चीज को 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो क्या होगा, एक डेसिमल उड़ाऊंगा तो ऊपर से 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो वहां से कट जाएंगे, तो ये नंबर तो 2/4 1/2 आया, तो पहला डिजिट 2/4 विच इज 1/2 आया। ठीक, दूसरा सेम कहानी यहां हुई, तो दूसरा आया 2/3 प्लस तीसरे को देखें तो 0.02 ये हटा 2/5 प्लस 2/5 है ना, एलसीएम हो गया कितना 30 2 15 30 15 आ गया, प्लस 3 10 30 10 इंटू 2 20 आ गया, प्लस 5 6 30 6 इंटू 2 12 हो गया, है ना, 15 प्लस 12 कितना हो गया 27 27 प्लस 20 हो गया कितना 47। सो दिस इज लाइक 47 डिवाइडेड बाय 30, है ना, दिस इज लाइक 47 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है जी, 47 डिवाइडेड बाय 30, अगर मैं इसको काटता हूं तो लगभग ये 1.6 के आसपास, 47 बाय 30 1.6% के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली 1.6% के आसपास आ जाएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। अप्रोक्सीमेटली 1.6% के आसपास आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 4। सही है, ऐसा है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग in free space the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency this and amplitude this। तो आपको बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। हम अच्छे से जानते हैं E0 बाय B0 की जो वैल्यू होती है वो c होती है, स्पीड ऑफ लाइट c, है ना। E0 दे रखा है, B0 पूछा है, तो B0 एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड B0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू, E0 की वैल्यू कितनी है 48, E0 की वैल्यू है 48 डिवाइडेड बाय c विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना। ठीक है जी, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, या इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला, फोर्थ वाला आंसर राइट आंसर बन जाएगा, है ना। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 राइट आंसर बन गया है। और चलिए अगला देखिए, अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद अ वेलोसिटी u व्हेन द बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग द लेंथ हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम u/3, तो u से u/3 हो रही है 24 सेंटीमीटर चलने में। Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. Then the total length of the block would be equal to, तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि u से u/3 होने में 24 सेंटीमीटर लगे हैं, 24 सेंटीमीटर चला है, तो u से 0 होने में कितना चलेगा, कौन सी क्वेश्चन लगेगी, v² माइनस u² बराबर 2as, v² माइनस u² बराबर 2as, ये इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल होने वाला है। तो पहला केस अगर हम देखें तो वेलोसिटी u से u/3 हो गई, u से u/3 हो गई, तो u/3 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज लाइक माइनस है, और कितना चला है 24 सेंटीमीटर चला है इंटू 24। अब हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं u से 0 हो जाए, u से 0 हो जाए, तो 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन अभी भी वही रहा, और मान लेते हैं अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है s। सॉल्व करते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा u² बाय 9, है ना, और 1/9 माइनस 1/9 माइनस 1, यहाँ पर या 1 माइनस 1/9 कैसा भी देख लो, तो 8/9 का टर्म आएगा यहाँ, कितना 8/9 का। जब हम इनको डिवाइड करेंगे आपस में तो सब कट जाएगा, 8/9 यहाँ बचेगा, 8/9 इज इक्वल टू, इधर देखें ये सब कट जाएगा 24 डिवाइडेड बाय s, है ना, 8 3 24,
और 9 3 जा 27, तो राइट आंसर क्या आ गया 27 सेंटीमीटर्स। हेंस एस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर्स, राइट। मैंने यूनिट्स का ख्याल इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मुझे एनीवे डिवाइड करना है। अगला देखिए क्या है 1.6 1.5 R1 R2 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर ईच। अच्छा जी, in the figure shown what is the equivalent focal length of the combination of the lenses assuming that all layers are thin. तो in the figure shown here what is the equivalent focal length of the combination of lenses, तो जैसा हम देख रहे हैं कि हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है लेंसेज का, तो ये कैसा लेंस है, ये प्लेनो कॉनकेव, ये भी प्लेनो कॉनकेव, और बीच में कैसा लेंस बन रहा है कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है ना। तो 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन की तरह आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये लेंस है प्लेनो कॉनकेव, एक ऐसा ही प्लेनो कॉनकेव लेंस इधर है, और उनके बीच में ये हमने लिक्विड फिल कर दिया है। ऐसे बहुत क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, बहुत इजी है, और हम जानते हैं कि इनको कैसे अप्रोच किया जाता है। 1 by इक्वलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2 प्लस 1 by f3। तीनों फोकल लेंथ f1 f2 f3 को निकालते समय एयर में है ऐसा सोचा जाता है ना। तो केवल इसको सोचें, केवल इतने हिस्से को सोचें, इसको सोचें और इसकी फोकल लेंथ को निकालने की कोशिश करें। इसको सोचें कैसे निकालें, 1 by f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2 लगेगा, ठीक। तो आइए, तो 1 by f1 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.6, तो 1.6 माइनस 1 है ना, और चूंकि प्लेनो कॉनकेव है तो कितना हो जाएगा इनटू माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 20। तो रेडियस नेगेटिव है इस वजह से ऐसा मैंने किया है ना, रेडियस नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे मेजर करोगे तो इसका जो R2 वाला टर्म है वो पॉजिटिव आएगा, पर माइनस R2 होता है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। R1 वाला जो टर्म है वो इनफाइनाइट हो गया है ना। सो 1 by f1 इज इक्वल टू कितना हुआ 1.6 माइनस 1 इज 0.4 डिवाइडेड बाय 20 विद अ माइनस साइन है ना। इस डेसिमल को हटा के नीचे ले आते हैं और फिर 4 5 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/50, माइनस का 1/50 1 by f1 की वैल्यू। और जो f1 की वैल्यू है वो ही f3 की भी वैल्यू है, f3 और f1 तो सेम ही है ना। अब हमें केवल ये बीच वाला जो लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है f2 बस ये निकालनी है। तो ये कैसा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, बस इतने को सोचो, जो मैंने येलो कलर से शेड किया बस इतने को सोचो, ये कैसा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है। हेंस 1 by f2 वुड बी इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 माइनस ऑफ 1 है ना, इंटू 1 by r1 माइनस 1 by r2 की वैल्यू करूंगा तो वो पॉजिटिव में 2/20 आएगा, वो प्लस में 2/20 आएगा, सही है। तो अभी अपने को f1 f2 f3 सब मिल गए, उठा के इसको इस रिजल्ट में रख दें और f की वैल्यू निकाल लें, आंसर आ जाएगा -100 सेंटीमीटर्स, ठीक। चलिए जी और आगे बढ़ जाइए। ए हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, हॉरिजॉन्टल ब्रिज है जो रिवर के क्रॉस बनाया। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds and the height of the bridge above the water surface. बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये तो है, मान लेते हैं पानी का लेवल है ना, और मान लेते हैं कि बॉल को यहाँ से, ये ब्रिज है, बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका गया, और क्वेश्चन कहता है कि बॉल को पूरी जर्नी करने में और ये जमीन तक गिरने में, स्प्लैश करने में, जमीन तक गिरने में जो समय लग रहा है वो समय कितना है 4 सेकेंड्स, और अपवर्ड फेंका गया किस वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया, और 4 सेकेंड्स बाद वो जमीन पर या ये पानी में गिर जाती है। आफ्टर 4 सेकेंड्स ये जो बॉल है ये पानी में गिर जाती है, ठीक है जी। देन द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इस ब्रिज का हाइट अबव द वाटर सरफेस क्या रहा होगा, ये हाइट h पूछा है कि इस ब्रिज का हाइट अबव द वाटर सरफेस क्या रहा होगा, ये बता दीजिए, है ना। अच्छा जी, तो क्या हम केवल इतना कर लें कि इसको इनिशियल पॉइंट ले लें, इसको फाइनल पॉइंट ले लें और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर की इक्वेशन लिख लें, है ना। हेंस डिस्प्लेसमेंट वुड बी लाइक माइनस h, तो माइनस ऑफ h इज इक्वल टू ut, u इज 4 मीटर पर सेकेंड, u इज 4 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इज 4 सेकेंड, ut माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर, हाफ इंटू g इज लाइक 10 इंटू t का स्क्वायर इज लाइक 4 इंटू 4, ये इक्वेशन बनेगी, है ना। आइए इसको सिंप्लीफाई करें, तो माइनस ऑफ h इज इक्वल टू 4 4 16 माइनस ऑफ, इधर क्या हुआ, इधर ये कटा 4 2 8 और -80, है ना। तो माइनस h इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 80, तो h का वैल्यू आ गया 80 माइनस 16, h इज लाइक 80
-16 है ना, कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4 है ना, यहाँ बच्चा 7, 7 में से 1 गया 6, तो 64 मीटर। आंसर कौन सा है, आंसर है 4 है ना, तो h का वैल्यू आ गया 64 मीटर्स, इजी। Question number 39. xt graph of a particle performing SHM is shown in this figure. Then the acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds. तो t is equal to 2 seconds पर acceleration समझना है, पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है। तो क्या हम देख रहे हैं, t is equal to 2 seconds पर पार्टिकल कहाँ है, t is equal to 2 seconds पर पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पोजीशन पर है। t is equal to 2 seconds पर पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पोजीशन पर है। अगर ये 2 seconds है तो, अगर ये सही डायग्राम बनाया हुआ है तो एम्पलीट्यूड पोजीशन पर पार्टिकल है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ से दिख रही है मुझे +1, और हम जानते हैं कि पार्टिकल अगर एक्सट्रीम सिचुएशन, दैट मीन्स एम्पलीट्यूड सिचुएशन पे होता है, तो जो एक्सेलरेशन है वो होता है ω²a, एक्सेलरेशन होता है ω²a, एक्सेलरेशन ही पूछा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी ω²a। क्या एक टाइम पीरियड 8 सेकेंड में पूरा हो रहा है, ओमेगा होता है 2π/t, सो दिस इज लाइक 2π/t, तो 4π² डिवाइडेड बाय t², t कितना है 8 सेकेंड, तो 8 × 8, 8 × 8, 8 × 8, और इंटू एम्पलीट्यूड कितना है 1 है ना, एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो देखो कितना आ गया 4 2 8, सो इट इज लाइक π² डिवाइडेड बाय 16, π² डिवाइडेड बाय 16 इज द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, मीन पोजीशन की तरफ, हेंस π² बाय 16 माइनस साइन के साथ हम आंसर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा अच्छा होगा। तो माइनस साइन के साथ -π² बाय 16, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 40. A satellite is orbiting just above surface of the earth with a period t. If d is the density of the earth and g is the universal gravitational constant, then the quantity 3π/gd is represented by, तो हम जानते हैं कि जस्ट अबव नियर अर्थ सेटेलाइट, नियर कोई अर्थ सेटेलाइट होती है तो उसका टाइम पीरियड होता है t is equal to 2π √r/g, where r is the radius of earth। तो नियर अर्थ सेटेलाइट का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये है, इफ d is the density of the earth एंड g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये जो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, क्या हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म्स में लिखें, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं gm डिवाइडेड बाय r², है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, gm डिवाइडेड बाय r², बिल्कुल लिख सकते हैं, और m है मास, इसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। सो दिस इज देन इक्वल टू g इंटू रो इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय r², ये हुई g की वैल्यू, सही बात है, ये हुई g की वैल्यू। तो हम देखेंगे r² से ये r² कटेगा, यहाँ एक r बचेगा, है ना, हेंस g/r का वैल्यू अगर हम देखें तो g/r का जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ से, g/r का जो वैल्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है वो है कैपिटल G रोहो इंटू 4π, तो 4πg रोहो डिवाइडेड बाय 4πg रोहो डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। क्या g/r का वैल्यू है 4πg रोहो डिवाइडेड बाय 3, क्या मैं यहाँ रख दूं, सो दिस इज देन इक्वल टू 2π √ g/r का वैल्यू, तो 4πg रोहो नीचे आएगा, 4πg रोहो नीचे आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब क्या क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी है 3π डिवाइडेड बाय जी डी, डी क्या था, d इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, जिसको मैंने रोहो लिया है, तो g इंटू डी का टर्म आ रहा है बेसिकली, तो g इंटू डी का टर्म कहाँ आ रहा है, g इंटू डी का टर्म यहाँ आ रहा है, तो क्या हम देख रहे हैं कि t इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g इंटू डी, है ना, करेक्ट है। तो 3π/gd किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दें तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, t² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 3π तो कांस्टेंट है, उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो क्या 1/gd किसके प्रोपोर्शनल है, t² के प्रोपोर्शनल है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। 41 में आ गए हैं। द नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट शोन विल बी इक्वल टू, है ना, नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बता देनी है, विल बी इक्वल टू, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 2 × π × 50, है ना, तो दैट मीन्स 100π, तो ओमेगा की वैल्यू है 100π रेडियन पर सेकेंड, दिस इज ओमेगा, ठीक। अच्छा जी, अब हम निकालेंगे एक्सेल की वैल्यू, एक्सेल, तो एक्सेल होता है L ओमेगा, है ना, और L का वैल्यू है 50/π मिली हेनरी,
तो 50/पाई इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई। तो देखो अब क्या हुआ, पाई से पाई कटा, 1 2 3, 3 0 से 10⁻³ गई। हेंस यहाँ कितना आंसर आया? 5 ओम आंसर आया। कितना आंसर आया? 5 ओम आंसर आया एक्सएल का। ठीक, ऐसे ही एक्सजी निकालते हैं। एक्सजी क्या होता है? 1/c ओमेगा इज इक्वल टू 1/c। सी कितना है? कैपेसिटेंस कितना है? 10⁻³ फेरेड होगा ये, 10⁻³ माइक्रोफेरेड। तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो में है ना, ये तो रखा सी, और ओमेगा का वैल्यू कितना है? 100 पाई, तो इंटू 100 पाई। तो देखो यहाँ भी पाई से पाई कटा, 3 4 5, 10⁵ आई, ये -6 है, -1 बची, ऊपर चला गया 10, सो ये आ जाएगा 10 ओम। कौन? एक्सजी। तो एक्सजी की वैल्यू आ गई है 10 ओम, है ना। एक्सएल की वैल्यू आ गई है 5 ओम, और रेजिस्टेंस 10 ओम का है ही। अब हम लिखेंगे सर्किट का Z। तो सर्किट का Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सजी माइनस एक्सएल। पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एक्सजी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सजी माइनस एक्सएल करेंगे तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, है ना। आर का स्क्वायर का मतलब हो गया कितना? 10 का स्क्वायर। तो क्या 5 का स्क्वायर कॉमन आके बाहर निकल सकता है? तो 5 तो बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? 4, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कितना? 5√5 ओम। बिल्कुल सही आंसर है, फोर्थ 5√5 ओम वुड बी माय आंसर। 42. The radius of the innermost orbit of hydrogen atom is this. What is the radius of the third allowed orbit for hydrogen atom? है ना। तो क्या हम जानते हैं कि R is proportional to n² divided by Z. R is proportional to n² divided by Z. तो थर्ड अलाउड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो 5.3 को अगर हम एंगस्ट्रॉम में बदल लें तो क्या ये है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। और थर्ड अलाउड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो थर्ड अलाउड ऑर्बिट का मतलब हो गया n हो गया 3, तो क्या 3 का स्क्वायर दैट मींस 9 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय 9 एंगस्ट्रॉम में क्या ये आंसर आएगा, है ना। तो हमारा 4.77 के आसपास, 9 5 तो 45 होएगा, तो 4.7 के आसपास कुछ बन जाएगा। अच्छा जी, 43. An electric dipole is placed as shown in this figure. The electric potential is, ये डाइपोल है, -q + q, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर है, एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10/2 वोल्ट एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल। तो पूछा क्या है? चार्ज ऑन द डाइपोल पूछा होगा इसका मतलब, है ना। चार्ज ऑन द डाइपोल पूछा है, ठीक है जी, चार्ज ऑन द डाइपोल पूछा है। ठीक है, तो क्या इस -q से ये जो पॉइंट है इसका गैप कितना है? 5 + 3 8, तो k इंटू -q डिवाइडेड बाय 8 would be the potential, माइनस का would be the potential due to this, and potential due to small q would be plus kq डिवाइडेड बाय ये वाला गैप। ये गैप कितना हो जाएगा? ये 5, ये 3, 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर्स, kq/r। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 4 = 8, 4 का टर्म आएगा ऊपर, 4 -1 करेंगे तो 3 का टर्म आएगा, तो 3/8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिखाई देगा, जो कि हमें केवल ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है। 3/8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख रहे हो, 3/8 का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा इंटू k इंटू क्यू। तो बस हम यही देख लें कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, कोफिशिएंट क्या है, तो क्या उतने से भी काम चल सकता है। तो आंसर हो गया मेरा सेकंड, है ना, एकदम इजी। और देखिए, a wire carrying a current I along positive x-axis has a length L. It is kept in a magnetic field. This, the magnitude of the magnetic force acting on the wire. Straight question. F is equal to I times of L cross B. F is equal to I times of L cross B. ठीक है, तो I करंट है कैरी along positive x-axis has a length L. तो L वेक्टर, ये जो L वेक्टर ये हो गया Li कैप. So this is equal to करंट I है Li कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B, जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, 2i कैप प्लस 3
जे कैप -4 के कैप, क्रॉस करें जरा, आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0, आई क्रॉस जे करेंगे तो मिलेगा के, तो 3L, या L को भी बाहर ले लेते हैं, केवल आई कैप से क्रॉस कर लेते हैं, तो आई कैप क्रॉस 3J करेंगे तो आई क्रॉस जे करने से के, तो एक 3K का टर्म आएगा, और फिर आई क्रॉस के करेंगे, है ना, आई क्रॉस के करेंगे, आई जे के, आई क्रॉस के करेंगे तो -J का टर्म आने वाला है, हेंस -J का टर्म आने वाला है, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 4J कैप। ठीक है जी, ऐसा कुछ हो गया। अब इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए इनको, है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू आ गई 5IL, तो राइट आंसर हो गया हमारा कौन सा, चौथा। सही बात है, एकदम सही बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी। ठीक है जी, तो ये कार है, मान लेते हैं इस तरह से कोई कार इमेजिन करते हैं, ये कार है और ये किसी एक्सेलरेशन से चल रही है, और इसके फ्लोर पर एक बॉडी है, और कार चाहती है कि बॉडी चल ना दे, रिलेटिव मूवमेंट ना हो, तो कार के फ्रेम से जब हम इसको देखेंगे तो सूडो फोर्स लगेगा पीछे, और क्या ये सूडो फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो उससे आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हेंस इस बॉडी का अगर मास m है तो इस पर सूडो फोर्स बैकवर्ड लगा m into a, एंड दिस शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विच इज म्यू टाइम्स ऑफ mg। हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर इज 0.15, तो पूछा क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार, वो यहीं से निकल आएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हेंस ये सब कटा, हेंस मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई म्यू टाइम्स ऑफ g, म्यू टाइम्स ऑफ g, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.15 इंटू g इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया 4, है ना, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आंसर नंबर 4। 46, two thin lenses are of the same focal length but one is convex and the other one is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination will be equal to infinite। भाई एक का प्लस एफ है, दूसरे का माइनस एफ है, इनको कॉम्बिनेशन में रख देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओरल क्वेश्चन। अच्छा जी, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम A to B as shown in this figure. The magnetic field at a point P for steady current configuration is given by, P पॉइंट पर अपने को करंट चाहिए, P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो देखो इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अंदर, और इसमें जो करंट जा रहा है इसकी वजह से भी होगा अंदर, और ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बाहर, तो दो टर्म तो सपोर्ट कर रहे हैं, एक टर्म अपोज कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो सेमी सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पर, सेमी सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सेमी सर्कुलर वायर के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो होगी μ0/2 I/r का आधा। पूरे सर्किल की वजह से कितना, μ0/2 I/r लिखना था, IR लिख दिया, μ0/2 I/r, और उसका भी ये तो है पूरे सर्किल की वजह से, और सेमी सर्किल की वजह से कितना, इसका हाफ इंटू 1/2, है ना, ये तो बनी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, सेमी सर्कुलर की वजह से। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, इसकी फील्ड बाहर की तरफ है, बाकी दोनों की फील्ड अंदर की तरफ है ना, हेंस अगर हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो माइनस ऑफ इन दोनों वायर्स की वजह से जो रिजल्ट आया है, जो कि कितना है, आई करंट आ रहा है और ऐसे जा रहा है ना, ऐसा है। तो इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट शेप्ड वायर, और उस इनफाइनाइट शेप्ड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट शेप्ड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर, P वाले पॉइंट पर, है ना, P वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, तो μ0/2 I/r, तो μ0/2 I/r दोनों जुड़ के μ0/2 I डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो μ0 I/2r को तो हम कॉमन ले सकते हैं, μ0 I/2r को कॉमन ले लें, μ0 इंटू I डिवाइडेड बाय 2r को हम ले लें कॉमन, यहाँ बचा हाफ माइनस, वहां बचा 1/π, है ना,
वहां बचा 1/पाई। ठीक, अब अगर अपन चाहें तो 2 को भी कॉमन ले लें बाहर, तो वहाँ 2/पाई आ जाएगा और बाहर में आ जाएगा 4, जो कि हमारा कौन सा आंसर है 4। देखो μ0I/4r, μ0I/4r 1 माइनस ऑफ 2/पाई, 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, हमारा 4 आंसर आ जाएगा। पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, ये भी बिल्कुल सत्य वचन है, सही बात है। 48 10 resistors, each of resistors are connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance. These are connected in parallel to the same battery. Then the current is increased n times. Then the value of n is. तो पहले सब लोग सीरीज में है, 10 बैटरीज हैं, सब सीरीज में, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया 10E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 10R। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स। ठीक है, तो 10 resistors, each of resistors are connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistances। 10 resistances हैं, 10 resistances हैं, तो 1 2 3 ऐसे करके 10 resistances हैं, and they are connected to a battery having 0 internal resistance, ऐसा है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 लोग अगर थे तो कितना हो गया 10R। हैंड सर्किट में जो करंट चला वो कितना हो गया E डिवाइडेड बाय 10R। और अब सेकंड केस में क्या कर दिया, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में ले आए, है ना। तो रेजिस्टेंसेस को अगर आप पैरेलल में ले आए हो तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R/10। क्या होगी, R/10 होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R/10। और अब जो करंट बनेगा इस सर्किट में, जो करंट बनेगा, है ना, इस सर्किट में जो करंट बनेगा वो करंट की वैल्यू होगी I = E डिवाइडेड बाय R/10। ठीक है जी, तो उधर है 10E/R, इधर है E/10R। ठीक, और उसने क्या कहा था, करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, तो करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, तो दैट मींस 10E/R इज n टाइम्स ऑफ E/10R। E/R मैं छोड़ के भाग सकता था, हेंस n का वैल्यू देखो कितना आ गया 100। कितना आ गया n का वैल्यू, 100 आ गया n का वैल्यू, राइट। ओके भाई, तो लॉजिक गेट पर बेस्ड कहानी, लॉजिक गेट की कहानी तो देखते हैं। ए पर अगर हम इनपुट देते हैं 0 का और बी पर भी 0 का इनपुट देते हैं, तो ये 0 0 दोनों में गया। ये नैंड गेट है, 1 आंसर लाएगा, ये भी 1 लाएगा, 1 1। अब ये नॉर गेट है, वैसे 1 आता पर अब क्या आएगा 0, तो 0 0 0 0 0 पर 0 आंसर आना चाहिए। 0 0 पर 0 आंसर इसमें नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है, तो बच गए फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। अब फर्स्ट और थर्ड को ध्यान से देखें, 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 और 1 1 1 1 1 1। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो सेकंड वाली रीडिंग में है, 0 1 0 और उधर है 0 1 1, है ना। तो ए और बी को 0 1 कर देते हैं, तो ए को तो 0 है ही, बी को 1 कर देते हैं। तो अगर बी को 1 कर दें तो 1 1 इनपुट गया, आउटपुट 0 आना चाहिए था। 1 1 इनपुट गया तो आउटपुट 1 आना चाहिए था, पर आउटपुट आएगा 0, तो ये 0 गया, ये 0 यहाँ इनपुट हुआ, तो 1 और 0 के इनपुट हुए, 1 और 0 के इनपुट हुए। तो अगर ये और गेट होता तो 1 आता, पर अब क्या आंसर आएगा 0, हेंस 0 आंसर आना चाहिए। किस पर, ए को 0 किया, ए को 0 किया और बी को 1 किया, ए को 0 किया, बी को 1 किया, तो 0, ए को 0 किया, बी को 1 किया, है ना। तो 1 0 पर 1 आना चाहिए था, पर अभी मेरा y = 0 आ रहा है। ठीक, तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा उसको एक बार फिर से करके देखते हैं, है ना, बड़ा मजा आ रहा है, एक बार फिर से करते हैं अच्छे से। तो मान लेते हैं, और हमारा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर कौन सा है, 0 1 0 0 1 1, है ना। तो 0 1 0 ये वाली ब्रांच और 0 1 1 ये वाली ब्रांच, इसी को देखते हैं। तो A0 B1, A0 B1। ठीक, अब आ जाओ आगे चलो। तो ये 0 0 इसको इनपुट गया, ये एंड गेट है, ये नैंड गेट है। अगर एंड गेट होता, है ना, अगर एंड गेट होता तो आउटपुट क्या मिलता, आउटपुट मिलता मुझे 0 × 0 0, पर अभी आउटपुट मिलेगा 1, है ना। ऐसे यहाँ भी होगा 1, अगर आउटपुट मिलता 1 तो अब मिलेगा 0, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 0, है ना, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। ये क्या है, नॉर गेट है, तो 1 0 पर कायदे से 1 देना चाहिए था, पर अब आंसर क्या देगा, अब आंसर देगा 0। तो 0 1 पर 0 बैठना चाहिए, 0 1 पर 0 बैठना चाहिए, 0 1 पर 0 बैठना चाहिए, है ना भाई। अच्छा जी, ऐसे हम और भी ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। थर्ड जो है वो इन्होंने दिया है ठीक आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ओम एंड 6.8 डिग्रीज
6.8 ओम एंड 80 डिग्रीज, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी इक्वल टू, तो रफ कैलकुलेशंस करेंगे, 6.8 ओम है 80 डिग्री पर, तो 6.8 इज इक्वल टू, और 0 डिग्री पर था 2 ओम, तो 2 इंटू, है ना, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, तो 1 माइनस ऑफ अल्फा तो निकालना ही है, इंटू डेल्टा टी, कितना हो गया, टेम्परेचर में चेंज कितना हो गया, उधर 0 था उधर 80, तो 80, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा नीट 2023 का जो डिस्कशन है वो पूरा होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भर भर के नंबर लेकर आए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहा होगा तो उस डिस्कशन के माध्यम से दूर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।